बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा इमरान खान अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए कौमी और अवामी मफादात की बलि चढ़ा रहे हैं। IMF और अवाम दोनों को ही वज़ीर आज़म इमरान खान बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहला सवाल हमारा प्रोग्राम में ये होगा। आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बारे में जो मंजिल की जानिब रवां दवा है। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। सिंध में खासी पजीराई मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वहाँ उनकी हुकूमत भी है। अब लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का पंजाब में दाखिल हो चुका है, यहाँ कितना फ़ायदा होगा इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, जिन्होंने ये आज दावा कर दिया कि काफ लीग के बगैर भी अदम एतमाद की तहरीक हम कामयाब करवाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? इत्तेहादियों के बगैर, हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश कर देगी और कामयाब भी करवा लेगी। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार अज़हर रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अंबर शमसी साहबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, अपोजिशन लीडर की ये बात दुरुस्त है कि IMF और अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान बेवकूफ़ बना रहे? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान फाइनली उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पर के पाकिस्तान की मईशत को जिस तरीके से जो चलाया गया है किसी भी हुकूमत के दौरान, वो उसमें मार्शल लाई हुकूमतें भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, PMLN भी है और अब PTI, जिस तरीके से चलाया गया है उसी तरीके से ही अब इमरान खान ने अपनी इस हुकूमत को या मईशत को चलाना शुरू कर दिया। अब इसका ताल्लुक अगर इससे है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं अवाम को बेवकूफ़ भी शायद बनाया जा रहा है। वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि देखिए 2008 तक तकरीबन आपके ऊपर 6 खरब का कर्जा था। 6 खरब से वो पीपल्स पार्टी के दौर में 10 खरब बढ़ गया। 10 खरब का मतलब होता है कि 10,000 अरब, तो इतना बढ़ गया कर्जा उनके दौर में। और फिर तकरीबन 15 से 16,000 खरब जो था वो बढ़ा PMLN के दौर में। अभी तक ये हुकूमत पिछले अपने 4 साल में तकरीबन 20 खरब कर्जा ले चुकी है। अब इस कर्जे के साथ हम अपनी हुकूमत और अपनी मईशत को कायम रखे हुए हैं। हुकूमतें चल रही हैं, मुल्क चल रहा है, लेकिन इस कर्जे के साथ चल रहा है। अगर तो ये जो 300 अरब का जिक्र कर रहे हैं कि जो कि कल या परसों इमरान खान साहब ने जो दी हैं, सहूलतें दी हैं, रिलीफ दिया है लोगों को बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतों के अंदर, तो उसका मतलब 300 अरब और हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि जो और एक्सपेक्टेड 350 अरब था, तो ये इसका मतलब ये होगा कि 650 अरब का एक ऐसा नुस्खा है जो कहीं ना कहीं से पूरा करना है। अगर ये पैसा इस हुकूमत को कहीं से आन मिला है और उसकी दो तीन जगह हैं जहां पर से आ सकता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि तो फिर तो ये शायद कवर कर जाएंगे उस डेफिसिट को जो कि बढ़ने जा रहा है। और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि ये कर्जा बढ़ेगा। अब उसको आप IMF को बेवकूफ़ बनाना कह लें या आप अवाम को बेवकूफ़ बनाना कह लें, क्योंकि जो कर्जा होगा वो अल्टीमेटली आएगा तो अवाम के ऊपर ही। पाकिस्तान की हमारी औलादें और नस्लें आगे इसको पे करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी शक्ल में देखा जाए, अनलेस कहीं से पैसा आया है जिसका अभी तक कुछ सबूत या हमारे सामने कोई वाज़े इशारे नहीं है कि ये पैसा अगर 300-600 अरब आया है तो ये कहाँ से आया है। उसके 2-3 जगह हैं। एक प्रॉपर्टी बिल्डर है, उन्होंने कुछ पैसे वापस करने थे, वो अगर वापस आ गए हैं, रियलाइज हो गए हैं, तो फिर कहीं वहाँ पे गुंजाइश निकलती है। बाहर सूरत ये है हमारी हालत इस वक्त। तो आप जिस तरह मर्जी इसको कह लीजिए, आप बेवकूफ़ बनाना कह लीजिए, ये कह लीजिए कि जिस तरीके से आज तक हम बेवकूफ़ बनते रहे हैं वैसे ही आइंदा भी बनते रहेंगे। ठीक, हम हाँ में समझें आपका जवाब? मेरा ख्याल है फिलहाल हाँ में ही कहना चाहिए। सज्जाद मीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इमरान खान अवाम और IMF को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं या बेवकूफ़ बन रहे हैं, अवाम से भी और IMF से भी। देखिए, चालाकियाँ हर वक्त नहीं चला करती। आप कुछ लोगों को किसी एक वक्त में बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त सभी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अगर किसी में यह ख्याल पैदा हो जाए किसी के दिल में कि वो सबको बेवकूफ़ बना सकता है, इतना चालाक है, इतना तेज़ है, इतना तर्रार है, तो ये उसकी सबसे बड़ी एक तरह से कमज़ोरी हुआ करती है। वो इसी में मारा जाता है। इस वक्त देखिए, आपने जितनी लोगों को सहूलतें दी हैं, लगता ये है कि IMF को आपने वाइडेट किया है। ये तो चंद दिनों के बाद मालूम होगा कि हमने IMF के साथ कोई बात की है, कोई मामला तय हुए हैं, कुछ अमेरिका से हमने लेन देन किया है कि IMF को समझाएं या क्या बात है, ये नक्शा समझ आ जाएगा।
जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम तो मानने को तैयार ही नहीं है। आप जितने भी आप देखते हैं, टीवी पे आते हैं, लोगों की राय आती है, वो कहते हैं जी 12 रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये कम कर दिए, क्या कर दिए? 15 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये कम कर दिए, क्या कर दिया? देखिए, मईशत इनके हाथ में नहीं आ रही। सब ठीक कह रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सर पे बोझ बढ़ता जा रहा है, मईशत हमारे काबू में नहीं आ रही। इसको काबू में करने का तरीका क्या है? ये कोई ऐसा शख्स हमें नजर नहीं आता जिसको काबू में कर सके। अलर्ट अप किए जा रहे हैं। और वजीर आजम ने भी थोड़ी देर पहले कर रिकॉर्ड टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ये वजह है जो मैंने पेट्रोलियम वो यकीनन हासिल किए हैं। कहां से हासिल किए हैं? आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर की कीमत आपने कर दी बहुत ज्यादा, इंपोर्ट आपकी बिल बढ़ गया, इंपोर्ट बिल पर आप जो ड्यूटी लेते हैं वो बढ़ जाएगी। इससे जो रेवेन्यू बढ़ता है वो बड़ी बात नहीं होती। मुल्क की प्रोडक्शन से, मुल्क के अंदर से, या एक्सपोर्ट से, या दूसरी बातों से, या इनकम टैक्स से, या दूसरी आमदनी से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब पता चलेगा कि आपका रेवेन्यू कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिस्ट हमें जो समझाते हैं कि जब रेवेन्यू बढ़ने की बात की जाए तो ये भी देखा जाए कि कहां से बढ़ा है, कैसे बढ़ा है। ये ब्लैक इकोनॉमी तो वैसी है, वो अभी नहीं, इन्होंने एफर्ट्स अब किए हैं, लेकिन वो कहते हैं हमेशा देर कर देता हूं मैं, तो ये हमेशा देर कर देने वाली बात है, बहुत लेट सोचा है। ठीक है, रजा रूमी साहब, वजीर आजम इमरान खान आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मौक़िफ़ है अपोजिशन लीडर का, आवाम को भी और IMF को भी। देखिए, ये बात मेरे ख्याल से सियासी बयान है और बिल्कुल सरफेस फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि एक तरफ अभी ही इसी गवर्नमेंट ने IMF के साथ एक मायदा जो है वो साइन किया है। तकरीबन 1 साल लगा उसकी निगोसिएशन में, बड़ी कड़ी शराइत जो है वो तस्लीम करनी पड़ी, चाहे वो कीमतें हों बिजली की या डॉलर की जो शरह है रुपए के मुकाबले में उसका मामला हो, या दीगर स्टेट बैंक का मामला हो। और उसके फौरन बाद जो है वो दस्तखत होते ही प्रेशर में आके, सियासी प्रेशर में आके उन्होंने उसी माहदे की कुछ शिकों की यकदम नफी भी कर दी। ये जो अब इजाफी खर्चा किया है, ये अभी देखना बाकी है कि IMF का इसके पे क्या रिएक्शन होगा। उनका अभी डेलीगेशन जो है वो आने वाला भी है, और यकीनन मेरे ख्याल से जो उसके ऊपर ये सवालात उठे, ये जो नई पॉलिसी और नए ऐलानात हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इसका बर्डन कौन देगा, क्योंकि IMF की जो हदफ होता है वही होता है कि आपके बजट का खसारा जो है वो कम और आपके जो है वो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। तो उस सूरत में तो IMF को तो यकीनन थोड़ा बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह हुआ है, हमारी मुतअद्दिद हुकूमतें यही करती हैं कि मायदे दस्तखत करके कहीं जाके, क्योंकि जो IMF की शराइत होती हैं वो उनके साथ साथ आपको इस्लाहात भी लेके आना पड़ती हैं, और उन इस्लाहात के बगैर जो है वो शन बन जाती हैं अवाम के ऊपर। तो अभी यहाँ पर ये जरूर है कि जो है IMF को तो कम से कम उन्होंने सही उनसे दुरुस्त बात नहीं की। और जहां तक अवाम को बेवकूफ बनाने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अवाम को क्या बेवकूफ बनाना उन्होंने, वो तो कोशिश ये करें कि भी जो उनकी गिरती हुई मकबूलियत है उसको कुछ सहारा मिले, और इसी वजह से उन्होंने इस तरह की पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं वो लिए हैं, और ताकि वो ये कह सकें कि जी देखिए मैंने महंगाई कम करने के लिए पूरी कोशिश की, मैं तो अमेरिका के खिलाफ हूँ। और क्योंकि इसी तकरीर में उन्होंने अमेरिकी, आप कल भी हमने परसों बात की थी कि वो उन्होंने कहा कि ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी और जो माजी की गवर्नमेंट्स थी वो इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करती थी। तो आप इख्तिलाफ करते हैं शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट से? जी, तो मैं उनके स्टेटमेंट से मैं मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक नहीं हूँ। अब मुझे नहीं पता कि नहीं और हाँ के दरमियान कोई ही आपने ऑप्शन रखा हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं ही मैं चूज करूंगा फिलहाल। ठीक। अंबर शमसी साहिबा, शहबाज शरीफ साहब की बात से आप इत्तेफाक करती हैं? देखिए, अब जैसे रजा रूबी साहब ने कहा कि या मैं कहूँगी कि मीर साहब ने भी कुछ ऐसी बात पूछी या कही कि अब क्या दरमियान में क्या कम थोड़े बेवकूफ़ IMF है या अवाम है। देखिए, बात तो यही है कि ये सियासी ऐलानात थे, इससे रिलीफ जो हम कहते हैं, हमेशा बात होती है बजट में कोई रिलीफ मिला, ये मिला, वो मिला। आपकी मैशत की अगर इतनी मजबूत है तो फिर ही आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। अभी ये भी बात हुई थी कि इससे कबल के कि कहाँ से मिलेंगे पैसे। अगर अभी
हम कम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत कम कर रही है, तो फिर वो आगे जाके फिर अवाम जो है फिर उसका नुकसान उठाएगी एक खसारे के ज़रिए या मज़ीद टैक्सों के ज़रिए। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है जो सियासी फैसला है, और ये सियासी फैसला आप ये देखें कि किस तरह से चौधरी बिरादरान ने भी मशवरा दिया था इमरान खान साहब को, महंगाई कम करें और आप पेट्रोल की कीमतें कम करें। ऐलान हुआ और वो उनसे जाकर मिल लिए। आप ये भी देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मूव तो एक तरफ है, लेकिन अगर वो होता है या नहीं होता वो तो ज़ाहिर सवालिया निशान है। दूसरी तरफ लोकल बॉडी इलेक्शन है पंजाब में, और ये मामला जो है अगले 2-3 माह में होंगे। उसके बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। अभी तमाम जो एनालिस्ट है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आईएमएफ को ऑन बोर्ड लिया गया, क्या उनको इल्म था इस फैसले के, वर दे टेकन ऑन बोर्ड, क्या शराइत हमने उसकी खिलाफवर्जी की है या नहीं की, पैसे फिर कहाँ से आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद तरक्याती बजट में से मिल रहा है, कुछ इमरजेंसी आज बताया ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि रिकॉर्ड टैक्स अहदाफ हासिल हो गए। नहीं, रिकॉर्ड टैक्स अहदाफ हासिल अगर हुए भी हैं, मसला ये है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें फ़िलहाल जो आप यूक्रेन और रूस के दरमियान इस वक्त, और जो मगरिब और रूस के दरमियान जो तनाज़ा है उसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा भी हो रहा है। तो हमारा जो टैक्सेस हैं बहुत सारे, उसकी बड़ी एक जो शरह है वो इन जैसे शहजाद साहब ने भी कहा था कि वो आती तो है इम्पोर्ट बिल से। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। ये वही बात हुई ना कि अगर आप फिलहाल अभी आवाम को दे रहे हैं, लेकिन फिर आवाम की जेब से कटेगा भी बाद में, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो मैं कहूँगी कि बेवकूफ़ी शायद एक सख्त लफ्ज़ है, और जैसे रज़ा साहब ने भी कहा सियासी बयान है। मैं कहूँगी कि इस वक्त परेशान कुन ज़रूर है, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म में तो उसका फ़ायदा या नुकसान जो है वो आवाम को ही उठाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की। सिंध के बाद अब पंजाब में दाखिल हो गया है, यहाँ कितना फ़ायदा होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अब बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की करेंगे जो पंजाब में दाखिल हो गया। सिंध में भरपूर पजीराई मिली है। सज्जाद मीर साहब क्या समझते हैं, पंजाब में भी फायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी की तो यही ख्वाहिश है, बल्कि मेरे नुक्ता नज़र से तो उनका टारगेट यही है कि किस तरह पंजाब में अपने पाँव जमा सकें। इक़्तिदार को बदलना, इमरान को हटाना, ये शायद उनके लिए ज़्यादा अहम नहीं है। एक ज़माने में था जब वो सोचते थे कि मरकज़ में उनकी हुकूमत बन जाए और पंजाब में मुस्लिम लीग की बन जाए, लेकिन जरदारी साहब जो नया फार्मूला लेकर आए हैं उसमें वो मरकज़ शहबाज शरीफ को देने को तैयार हैं, जबकि पंजाब में वो चाहते हैं कि काफ लीग आ जाए। ज़ाहिर है काफ लीग को मुस्लिम लीग नून पसंद नहीं करती, वो समझती है कि ये उन्हीं के आफाक से टूटा हुआ एक तारा है और फिर क्यों चमक के ये इस आसमान पर, वो नहीं पसंद करते इसे। तो इसमें पीपल्स पार्टी का पूरा इंटरेस्ट इस बात में है कि किस तरह पाँव में उनके, पंजाब में उनके पाँव जम जाए। चौखड़े हुए हैं एक अरसे से, अब पंजाब में उनका कोई वजूद नहीं है। वो 2500 1500 सीटें लेते हैं बाई इलेक्शन में। कुछ इलेक्शन में सीटें उनकी आई थी, लेकिन जहां पीटीआई नहीं खड़ी हुई थी। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पीटीआई से वोट टूटता है तो वो पीपल्स पार्टी के पास जाता है। नून लीग का वोट टूट के उनके पास आने वाला नहीं है, तो इसलिए नून लीग गालबन पसंद नहीं करेगी कि पंजाब में उनका ऐसा इस्तकबाल करे कि उनको कुव्वत मिल सके। जनूबी पंजाब में कुछ तवक्को हो सकती है अहमद महमूद की वजह से या यूसुफ ज़ा गिलानी की वजह से, बहुत थोड़ी, वो भी अवामी सतह पर उनकी पजीराई वैसी नहीं है और उनके लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे आके उनका कुछ पाँव जमाना, जबकि आगे बढ़ना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। और मेरे ख्याल में यही फैसला मुस्लिम लीग नून ने किया है कि वो इनका उस तरह रस्मी तौर पर इस्तकबाल तो करेंगे, लेकिन इनके एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। और अगर पंजाब से ये नाकाम गुजर गए तो मेरे ख्याल में इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा, कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं नहीं कहता नाकाम जाएंगे, लोग सुनना चाहते हैं, अपोजिशन की आवाज को देखना चाहते हैं, शायद इसी को सुनने के लिए लोग आ जाएं, लेकिन बेसिकली इनकी कुव्वत पंजाब में उस अगर ताकत का मुजाहरा कर भी लिया तो शायद वोटिंग लिहाज इंतखाबी नुक्ता नजर से कुछ मजबूत नहीं हो पाएगी। रजा रूमी साहब, पीपी के लॉन्ग मार्च को पंजाब में फायदा होता देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल फायदा तो होगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, उन्होंने अपनी जो ग्रास रूट्स के ऊपर स्ट्रक्चर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, तंजीम साजी जो होती है, उसको यकसर
फरामोश कर दिया हुआ है। चाहे रूलिंग पीटीआई को देखिए, हत्ता के पीएमएलएन को देखिए, पीएमएलएन के पास वोटर तो बहुत है लेकिन उनकी भी फील्ड में स्ट्रक्चर्स नहीं है उस तरह से। यही वजह है कि वो जलसे झलूसों में लोग उनके नहीं निकलते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी एक जमाने में, उसका भी आज यही आलम है। तो ये मेरे ख्याल से एक मौका भी पार्टी उठा रही है कि वो दोबारा से पंजाब में अपने जो कदम हैं वो जमाए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो तारीखी एतबार से पंजाब ही पीपल्स पार्टी का असल में किला होता था 1970s में। यहीं से भुट्टो साहब की सियासत का आगाज हुआ, यहीं से बेनजीर भुट्टो साहिबा जीतती आई। हत्ता के 2008 के इलेक्शन जो थे, यहाँ भी पीपीपी को पंजाब में जो है 50 से ज्यादा सीट्स मिली थी। लेकिन ये क्या हुआ कि यकदम जो है इतने ही एक दिहाई के अंदर अंदर उसकी पीपीपी की जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है वो इस तरह से डिक्लाइन कर गई। तो मेरे ख्याल से पार्टी को भी इस चीज का अंदाजा है, और ये एक तरफ तो वो सियासत भी कर रहे हैं, जाहिर बात है ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी हैं, और साथ साथ वो अपनी इसका भी फायदा उठा रहे हैं कि दोबारा से अपने कारकुनों को, अपने पुराने वर्कर्स को मुतहरिक किया जाए और ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाए कि मुस्तकबिल के नक्शे, सियासी नक्शे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक फरीक है और सिर्फ पीएमएलएन बामुकाबला पीटीआई नहीं है। तो अब देखिए ये क्या नताइज निकलते हैं। इससे लोग मुतहरिक तो होंगे, लेकिन असल जो पार्टियां जो कामयाब होती हैं वो ऑन द ग्राउंड तंजीम साजी से होती हैं और मंशूर से होती हैं, और वो हर क्या लोगों को पेश करती हैं, क्या उनके लिए वो प्रोग्राम लेके आती हैं, असल सक्सेस का मयार वहां होता है। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम करने बाकी हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा रेलेवेंट पंजाब में। जी शहजाद चौधरी साहब, पीपी को पंजाब में फायदा होता देख रहे हैं आप लॉन्ग मार्च के जरिए? देखिए, मुझे नहीं मालूम सिंध में फ़ायदा पहुंचा उनको या नहीं पहुंचा, लेकिन पंजाब में तो थोड़ा सा ज़रा लॉन्ग शॉट है, दूर की बात है, दूर के ढोल सुहाने। देखिए फ़ायदा क्या होना, क्या देख रहे हैं वो, एग्री करता हूँ मैं सजाद मीर साहब से कि वो बेसिकली अपने पाँव जमाना चाह रहे हैं। पाँव जमाने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर चाहिए। क्या बिलावल भुट्टो वो करिश्मा रखते हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला था? क्या वो उस किस्म के लीडर हैं कि हर चीज़ को बहा के ले जाएंगे अपने साथ? नहीं, ऐसे नहीं है। दूसरा, क्या सिंध में परफॉर्मेंस जो उनकी है पीपल्स पार्टी की, जितने पिछले 10-15 साल से वो हुकूमत में है वहाँ पर, तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो मॉडल के तौर पे पंजाब के या केपी के या बलूचिस्तान के लोग देखें और कहें कि वाह क्या बात है, इस किस्म का मॉडल अगर रेप्लिकेट हो जाए, यहाँ दोबारा ले आया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसा भी नज़र नहीं आता आपको। क्या वो अपने अंदर सफाई सुथराई कर सकी जो, ताकि जिस किस्म का बैगेज और रेपुटेशन पीपल्स पार्टी के साथ अटैच हो गई है, सही है या गलत है, या कितनी सही है कितनी गलत है, उससे हट के, लेकिन ये कुछ ना कुछ अटैच है मसाइल फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के। क्या उसको सफाई वो करने के पहुँच किया उन्होंने? कुछ ऐसा इजहार किया जिससे पता लगे कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदल के रख दिया? ये भी नज़र नहीं है। चौथा, तंजीम साजी का जिक्र किया रजा ने, बिल्कुल आई एग्री विद दैट कि बेसिकली तंजीम साजी जहाँ पे नहीं होगी, और तंजीम साजी होती कहाँ पे है? जहाँ पर लोग इस चीज़ के मुतमन्नी हो कि हमें इसमें शामिल किया जाए और हमें इसका तंजीम का हिस्सा बनाया जाए। जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टिकट लेने वाले लोग नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर तंजीम साजी या उसका असर या उससे सक्सेस क्या मिल पाएगी? तो ये भी एक बहुत कमज़ोर पहलू है। फाइनली मैं एक पॉइंट बोलूँ, मेरी नज़र में, ये मेरा अपना ख्याल है, मैं इसमें बहुत मतलब बड़ी हद तक इस तरीके से समझता हूँ कि ये ऐसा हुआ। 18वीं तरमीम जब की पीपल्स पार्टी ने, तो लोगों ने समझा कि जरदारी साहब ने अपने लिए सिंध का किला पक्का कर लिया। यानी सिंध का किला तो पक्का हो गया 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन क्या उन्होंने बाकी फिर तमाम सूबे छोड़ दिए और मुल्क को छोड़ दिया ताकि मेरा किला? तो इसका भी एक असर है लोगों की ज़हनियत के ऊपर और सोच पे, परसेप्शन पे, कि पीपल्स पार्टी वाकई में बाकी पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ सिंध की होना चाहती है और हो गई है और वहीं पे रहना चाहती है। तो ये 3-4-5 चीज़ें हैं जो कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कामयाबी नहीं लेने देंगी। अंबर शमसी साहिबा, आप मुत्तफिक है पंजाब में पीपी को फायदा होगा जैसा सिंध में हुआ? देखिए, सिंध में जाहिर है इनके वोटर भी हैं, भारी अक्सरियत भी है, मकबूलियत भी है और बड़े अच्छे कामयाब इनके शोज भी हुए। इससे कबल आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी 2018 के इलेक्शंस में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब गए थे, कुछ इलाकों में, वहाँ भी काफ़ी लोग आए थे, देखा था।
लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं हासिल हुई पंजाब में। अब एक और आपको हाल ही में मिसाल देती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस थे, पेशावर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ा शो किया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद उनको कुछ मिले, लेकिन उनको उस तरह से वो मकबूलियत या वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ। हमें देखिए, पंजाब का वोटर उसको समझने की ज़रूरत है। पंजाब का वोटर एक ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, दूसरा एक एंटी नवाज है, डिसोल्यूशन भी, और एक पीटीआई का भी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स थे वो पीटीआई की तरफ चले गए, ये तो हमें मालूम है। क्या ये दोबारा से कैश इन कर पाएंगे, ये इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि तसलसल के साथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया है, वहाँ अपने जी। कुछ लीडर्स भी हैं, लेकिन तसलसल के साथ वहाँ काम नहीं किया। और कुछ मिसालें या इसके वजूहात जो हैं दीगर तज्ज़ियाकारों ने भी बताई हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप एक मिसाल लें कि जब पीडीएम की जो तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत पंजाब में आपको एक रैलीज की शक्ल में कुछ नज़र आ रही थी। फिर अलहदगी इख्तियार कर ली, फिर एंटी नवाज दोबारा से बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़बान से नज़र आ रहा था, लेकिन उनको वो फिर आपको देखे कि फिर दोबारा से पीडीएम और एंटी पीटीआई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल जी। में जो तसलसल है उसकी वजह से फिलहाल पंजाब में वो दोबारा से कदम नहीं जमा सके, और जब तक नहीं ये तसलसल होगा तो मेरे ख्याल में कि मुश्किल लग रहा है पंजाब में ये डेंट मारना, ये तोड़ करना पंजाब और पीटीआई के वोटर का। ठीक, आपका भी पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की। क्या इत्तेहादियों के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है इत्तेहादियों के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। रज़ा रूमी साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं खाकान अब्बासी साहब के इस बयान से? देखिए जी, बात यह है कि ये तो सुन सुन के जो है ना अब कान पक गए हैं कई महीनों से कि जी ये अदम इतमाद आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, कामयाब बात होगी है, कामयाब होगी। ये भी सियासी बयानात हैं। देखिए, जहाँ तक पहले इतलात थी उसके मुताबिक तो बिल्कुल एक जो पीटीआई के अंदर बहुत से जो नाराज अरकान हैं, पहले वो जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, फिर वो उनके रवाबित बड़े मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और जी। अब ये आलम है कि वो बिल्कुल उनकी आपस में बातचीत तो हुई है। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं पीएमएलएन इसके बारे में, तो फिर वो लेके क्यों नहीं आते ये तहरीक? वो लाएं और फिर शो करें अपनी स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट में। तो ये इस वक्त बहुत ज्यादा ये आसाबी जंग भी जो है ना ये जारी है, इधर दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी और हकूमती हलकों की तरफ से भी। आज इमरान खान साहब भी गए हुए मुलाकातें करने के लिए, वो अपने जो है एमएनएस के साथ, जी। और उनके वुज़रा भी धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं, बयान दाग रहे हैं बल्कि तोप के गोलों की तरह। तो इस वक्त ये एक एक यकीनन एक माहौल तो बना हुआ है पोलराइजेशन का। अलबत्ता ये जरूर है कि ऑपोजिशन ने अपना होमवर्क काफी वक्त लगा के किया है, और उनकी जो बातें और उनके जो बयानात और जो इतलात हमें मिल रही हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि उनकी तैयारी है मुकम्मल। अब वो ये करते हैं या नहीं करते, ये एक देखने की बात है, क्योंकि आखिरी मिनट के ऊपर भी, आखिरी स्टेज पर भी चीजें बदल जाती हैं। जी तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी इत्तेहादियों के बगैर? जी, हो सकती है। हो जी, अंबर हो साहब। सकती है। देखिए, अगर आप वोट देखें कि कितने चाहिए और फिर जो कानूनी पेचीदगियां हैं, उसका भी एक अलग मसला है। वोट उनको 10-11 चाहिए हैं। आप देखें कि एमक्यूएम के पास 7 हैं, 5 है मेरे ख्याल में वक़ाफ़ लीग के। अगर ये जी। इतना दावा करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो इसके दो मतलब हम इसमें निकाल सकते हैं। या तो वो एक पैगाम भेज रहे हैं वक़ाफ़ लीग को कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो वी हैव अदर ऑप्शंस। दूसरी तरफ या तो वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वक़ाफ़ लीग उनके साथ नहीं है, जैसे रिपोर्ट किया गया था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चौधरी बिरादरान की मुलाकात के हवाले से। लेकिन आप देखिए कि जो नून लीग या शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे,
उसके साथ साथ अगर आप काफली के भी जो बयानात हैं और जो प्लेइंग द मेरे ख्याल में दोनों तरफ जो खेल रहे हैं, इससे मेरे ख्याल में इबहाम ज़्यादा पैदा हो गया है। ये तो सियासी मैसेजिंग की बात हुई। दूसरी तरफ अगर आप कानूनी पेचीदगियों की बात करें, ज़ाहिर है जब इत्तेहादी वोट करेंगे ऑपोजिशन के साथ, तो वो अपनी सीट तो नहीं लूज करेंगे, उनके जो लॉ मेकर्स हैं। तो ये आसान है मेरे ख्याल में कि ऑपोजिशन जमातों के लिए ज़्यादा आसान होगा अगर इत्तेहादी जमातें उनके साथ शामिल हो जाएं, लेकिन वो तो किसी तरफ दे नॉट दे प्लेइंग बोथ साइड्स। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक निकलता है तो जाहिर है फिर दे विल लूज देयर सीट, और उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, इलेक्शंस कब होते हैं, ये तो हमें कुछ नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल में कि मैसेजिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये काफली की अहमियत को कम करने के लिए मैसेजिंग हो रही है। ठीक, तो कामयाब हो जाएगी अदम एतमाद की तहरीक काफली के बगैर भी? मुश्किल लगता है, मैं कह कि कानूनी पेचीदगियां ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मुमकिन तो है, ज्यादा सीटें नहीं चाहिए। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, इत्तेहादियों के बगैर आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? देखिए, इत्तेहादियों के बगैर या उनके साथ इनको 11 सीटें चाहिए, 11 वोट चाहिए अपने शामिल करने के लिए। अब वो या 163 के करीब है, 9 चाहिए, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ 9 से 10 11 के करीब है। 11 आदमी हैं इस वक्त इत्तेहादियों से हट के जो कि तारीन ग्रुप के साथ हैं। तो अगर तो तारीन ग्रुप वाले जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ वोट देते हैं, हुकूमत के खिलाफ, तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। मसला आ रहा है गिराने में, हुकूमत गिराने का मसला नहीं है, मसला ये है कि इसके बाद क्या करना है, वहाँ पर इख्तलाफ बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे अगर हुकूमत के अपने अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के जब वो वोट करेंगे, जैसे अंबर कह रही थी, तो वो ज़ाहिर अपनी सीट लूज़ कर जाएंगे। लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो सीट लूज़ नहीं करेंगे और वो फिर एक 172 का नंबर पूरा कर सकते हैं अपोजिशन के लिए वोट करके। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेचीदगियाँ हैं। और फिर उसके बाद PMLN और PPP के दरमियान आपस में जो इख्तलाफ है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि असेंबलियाँ जारी रहें और एक इन हाउस तब्दीली आ जाए जिसमें कि जो भी वज़ीर आज़म बने वो आगे 1.25 साल 1.5 साल और चलाए। तो मेरा ख्याल है ये पेचीदगियाँ हैं, जबकि PMLN फ़ौरन इलेक्शन चाहती है। तो अगर तो फ़ौरन इलेक्शन चाहिए जिस हर एक को, और उसके बाद उसको और हुकूमत को गिराना मंजूर है, तो फिर तो PTI वाले वोट दे दें, भले दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर उसके बाद वो कितना ज्वाइन करेंगे मुझे नहीं पता, कानूनी सिचुएशन क्या होती है उसके बाद, क्या है जब वो अब अगर फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फिर उस सूरत में उनके ऊपर कितनी देर का बैन है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि उनको रोकेंगी ये कदम उठाने के लिए। तो मैं एग्री करता हूँ कि इत्तेहादियों के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सज्जाद मीर साहब, इत्तेहादियों के बगैर तहरीक अदम एतमाद आती देख रहे हैं आप? नहीं, मुमकिन तो है जी, लेकिन उसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, कानूनी पेचीदगियाँ पैदा की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जा सकता है कि PTI ऐलान कर दे कि वो उनके कैंडिडेट एब्सटेन करेंगे, और इसमें अगर उनके कोई अरकान असेंबली में जाते हैं और स्पीकर कह दे जी आपके बारे में तो हमें लिख के दे दिया गया कि आप एब्सटेन करेंगे, आप यहाँ आके वायलेट करते हैं पार्टी एथिक को, आप वोट नहीं कर सकते। टेक्निकली ये बात दुरुस्त नहीं है, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन स्पीकर कर सकता है। अगर स्पीकर ऐसा करता है तो ऐसा करने की सूरत में बाद में आप उसको चैलेंज करते फिर जो चाहे करे पे। कोर्ट तो यही कहते हैं कि जो स्पीकर या चेयरमैन जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर करते हैं वो हतमी होता है, जैसा कि यूसुफ ज़ा गिलानी के चेयरमैनशिप के मसले पे हुआ था और 7 लोगों को नाअहल करार दे दिया गया था एक अजीब तरीके के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। फिर उसके बाद एक तो ये कहा जाता है कि हिकमत अमली हुकूमत बना रखी है, ये अपनी जगह, उसके लिए तो ये हो सकता है कि पहले वो स्पीकर को हटा दिया जाए या कोई और रास्ता निकाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त जो मेंबरान मौजूद हैं, ये भी जो बयान है एक तरह का सियासी बयान भी हो सकता है कि शुजात ने यह कहा था कि अगर नो कॉन्फिडेंस तहरीक पास ना हुई तो इतना बड़ा पहाड़ है इमरान कि हम पे गिरेगा और पता नहीं क़यामत आ जाएगी। तो उसके जवाब में शाद खान अब्बासी ने यह कह दिया कि तहरीक एतमाद आपके बगैर ही पास हो सकती है। तो ये तो इनकी आपस की लड़ाई है, और तहरीक अदम एतमाद पास हो जाएगी जब पास कराने वाले पास कराना चाहेंगे। इससे ज्यादा मुझसे ना सुनिएगा आप। ठीक, हम आपका जवाब हाँ समझे ना समझे, रजा रूमी साहब यकीनी तौर पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका भी पॉइंट लूंगा इस हवाले से। सजाद मीर साहब जी, मैं इसको आप हाँ ही समझे इसको कि पास हो सकती है, पास हो जाएगी। हस्तख्ती में फर्क है, वो फर्क को जिस तरह चाहे आप ले लीजिएगा। रोमी साहब
जी देखिए, मैं कोई कमेंट ये करना चाहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि वो इनकी नाअहली का खदशा होगा जो अगर पीटीआई वाले लोग करेंगे, मगर ये इसमें वक्त लगेगा। ये लंबा प्रोसेस होगा, ठीक। मुख्तलिफ क्वार्टर्स पे जाएगा जो कि मजवजा कवानीन या क्या रूल्स हैं। रूमी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक स्कीम ये बनाई गई है कि इस तरह किया जाए, और उसके लिए फिर स्पीकर को हटाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। अगर इरादे खराब होंगे तो गड़बड़ तो हो सकती है ना जी। अच्छा, जी, एक बस मैं भी ऐड कर दूं जी इसमें जी छोटा जी सा चौधरी नुक्ता। साहब बिल्कुल। अच्छा, वो बड़ी अच्छी बात की सजाद मीर साहब ने कि करवाने वाले करवा लेंगे, तो उसके लिए वो पंजाबी का एक कहावत है या बात है या एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि गल खिड़ियां ते आ गई है तो फिर ना ही समझो। अंबर साहब योर लास्ट हमारी पॉइंट। इतलात है कि हाँ समझो। जी अंबर साहब। देखिए मेरा इसमें तो मौकफ यही रहा है कि ये आखिरी मिनट तक गेम जाएगी अगर गई तो, और तभी हमें कुछ मालूम होगा कि किसने हाँ कर दी है। और ये जो इत्तेहादी हैं ये भी ठीक उसी उसी तरफ देख रहे हैं, उसी का इशारा है। ठीक। आपका पॉइंट देना चाहूंगा चौधरी साहब इस पर। हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासत में आखिरी ओवर में 4-4 5-5 छक्के भी लग जाते हैं। नहीं, अब वो दिन गए। अब विकेटें ऐसी बना दी गई हैं कि इसके ऊपर आप अपनी लाइन एंड लेंथ में ही रह के खेल सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब और अंबर शमसी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।